हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 150। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 150 है। इस पे बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं हाल ही के और इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑल स्टेट के जितने भी सीएचओ एग्जाम्स होते हैं, ऑल स्टेट के जितने भी स्टाफ नर्स एएनएम के एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ऑल स्टेट के एएनएम, जेएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ, एमपीपीबी, वेपएम्स, एमपीएसडब्ल्यू, हरियाणा स्टाफ नर्स, पंजाब, उत्तराखंड, यूपीएनएचएम, एमपीएनएचएम, एमपीसीएचओ, यूपीसीएचओ, बिहार, आसाम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। जितने भी स्टेट हैं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। ऑल स्टेट के एनएचएम एग्जाम्स में ये पूछे गए क्वेश्चन है और एम्स नर्सिंग, पीजीआई नर्सिंग को भी टारगेट किया गया है। ओके, तो ध्यान दें, क्वेश्चन जो भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया गया, शराब की आदत का सबसे प्रभावी इलाज निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म। मतलब जो एल्कोहल होती है, शराब उसी को कहा जाता है। एल्कोहलिज्म का जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव तरीका या प्रभावी तरीका है वो कौन सा है? जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना होगा। क्या है इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर और लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? ऑप्शन सी, पूर्ण निषेध, कंप्लीट प्रोहिबिशन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 के स्टाफ नर्स में। शराब की आदत का सबसे प्रभावी इलाज इनमें से कौन सा है? मतलब जो शराब की लोगों को आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है? इसका इलाज जो है कंप्लीट रूप से शराब को बैन कर देना, मतलब प्रोहिबिशन कर देना या निषेध कर देना। निषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन कर देना या बैन कर देना, ठीक है, उस राज्य या उस डिस्ट्रिक्ट या उस एरिए में या देश में बैन कर देना, ठीक है। ये शराब का सबसे प्रभावी इलाज माना जाता है। लेकिन जैसा कि बिहार स्टेट में और इसके अलावा भी कई स्टेट में क्या है, शराब बैन है, ठीक है। लेकिन बिहार वाले बहुत होशियार हैं, वो क्या करते हैं, यूपी से मंगवा लेते हैं। कहाँ से? यूपी से, और बड़ी प्रोफेशनल गाड़ियों में मंगवाते हैं। जैसे कि कोई भी गाड़ी है मान लो, ठीक है, उसमें बाहर कुछ लगा होगा, अंदर कुछ और लगा होगा, और अंदर उसके क्या होगी, शराब होगी, ठीक है। अंदर उसके क्या होती है, एल्कोहल होती है। और लोगों को शक भी नहीं होता कि हो सकता है कोई अच्छा माल जा रहा होगा। पता चला कि जैसे कि कोई टेंट की गाड़ी जाती है, ट्रक जाते हैं, या बाइक वाली गाड़ियाँ जाती हैं, या प्रोफेशनल या पुलिस की गाड़ियाँ जाती हैं, इन्हीं में मंगा देते हैं। बिहार के तो इतने ज़्यादा होशियार लोग हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं बॉर्डर पर, बलिया के आसपास गाड़ियाँ कई बार पकड़ी गई हैं जो बिहार के लिए माल जाता था ट्रक से, या उनको खदेड़ा गया, कई बार पकड़ा गया है। तो ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो लेकिन इसका जो इलाज किया जा सकता है वो इसी प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन ये लोगों की मानसिकता है, वो अपना उत्तर प्रदेश से मंगा के पी लेते हैं या कहीं दूसरे स्टेट से मंगा के पी लेते हैं, ठीक है, वो उनकी बात पे डिपेंड करता है। लेकिन यही इसका इलाज है कि किसी भी राज्य में या किसी भी एरिया में या देश में इसे पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए तो ये लोगों को मिलेगी नहीं। बैन का मतलब ये होता है कि उसका पूर्ण रूप से निषेध। पूर्ण रूप से निषेध का मतलब ये है कि उसका प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, इसी को बैन करना कहा जाता है। ओके, तो समझे होंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया स्टाफ नर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 2, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, रोगी द्वारा बार बार एक ही शब्द या वाक्य को दोहराना क्या कहलाता है? व्हाट इज सेड बाय द पेशेंट रिपीटिंग द सेम वर्ड और द सेंटेंस ओवर एंड ओवर अगेन। क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सिलेक्ट करना होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी, इकोलेलिया। वर्ड थोड़ा टफ है लेकिन याद रखना आपको, इको ले लिया। रोगी द्वारा बार बार एक ही शब्द या वाक्य को दोहराना क्या कहलाता है? इको ले लिया कहलाता है। बाय द वे, मान लो कि पेशेंट के पास कोई नर्स पहुंच गई, ठीक है, पेशेंट के पास कोई नर्स पहुंच गया और पेशेंट यहाँ पर लेटा है या बैठा हुआ है, ठीक है। तो नर्स कोई भी बात अगर कहती है या उसके फैमिली की कोई बात कहते हैं तो क्या करता है, पेशेंट उसी को बार बार उस वर्ड को क्या करता है, दोहराता रहता है। और ये अपनी नर्स खड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ भी बात कर रही है, मेडिसिन के बारे में बात कर रही है, तो ये क्या करेगा, उसी की बातों को या अपने फैमिली की बातों को बार बार रिपीटिंग करता रहेगा। या मान लो कि कोई छोटा सा बच्चा है, वो भी अगर बातों को रिपीट करता है
तो उसे भी कहेंगे कि इकोलेलिया। लेकिन यहाँ पर रोगी द्वारा पूछा गया, ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड आता है स्पेशल वर्ड आता है, ठीक है, इकोलेलिया यूज किया जाता है। अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी रोगी, देखा होगा हॉस्पिटल्स में आपने, या हॉस्पिटल में नहीं देखा होगा तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपने देखा होगा रोड किनारे या सड़क पर या मार्केट पर कुछ जिन्हें आप मैड पर्सन कहते हैं, पागल कहते हैं, ठीक है, उनमें ये डिसीजेज होती है इकोलेलिया। कौन सी डिसीजेज? इकोलेलिया। जैसा कि थोड़ा सेम वर्ड्स में इकोप्रेसिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, सबसे सही आंसर ऑप्शन डी है। जैसा कि ऑप्शन में दिया गया, रोगी द्वारा बार बार एक ही शब्द या वाक्य को दोहराना क्या कहलाता है? इकोलेलिया कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख लें, जैसा कि इकोलेलिया के बारे में बताया गया, अन्य व्यक्तियों द्वारा कहे गए शब्द को पुनः बोलना या कोई भी बच्चा होता है उसे सुनता है या उसे बोलता है, चाहे उसका आंसर या उत्तर उस बच्चे को या उस पेशेंट को ना पता हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? इकोलेलिया कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? इकोलेलिया। ज़्यादा बात समझ में ना आए तो इतना बात समझें आप कि अगर कोई भी पेशेंट है या कोई भी व्यक्ति है किसी शब्द को बार बार दोहरा रहा है, तो ठीक है, अगर किसी भी वर्ड को बार बार दोहरा रहा है तो ठीक है, उसे इकोलेलिया डिसीज है, या एक प्रकार का ये कैसा है? साइकोटिक डिसीज। साइकोटिक का मतलब ये होता है ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, मतलब मस्तिष्क के अच्छा नहीं कार्य करता उनका, जिसी को कहा जाता है ब्रेन डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पर जैसे देख लें आप, अगर इंग्लिश में मेंशन है, यहाँ पर देखें, रिपीटेशन ऑफ द स्पीच बाय अ चाइल्ड लर्निंग टू टॉक। इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोई भी बच्चा किसी वर्ड को बार बार बोलता है, उसके लिए भी इकोलेलिया वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखा होगा कोई छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको पता भी ना हो कि कौन क्या है, लेकिन अगर उनसे बोल दिया जाए बेटा पापा, तो पापा 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 करते रहते हैं, बेटा मम्मा, बेटा दादा, या जो भी बोला जाता है, मोस्टली ऐसे वर्ड जो उनको बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, फिर भी कुछ बच्चे क्या होते हैं उसी वर्ड को बोल बोल के हंसा करते हैं। वो सोचती हैं कि उनकी मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा है या उनकी फैमिली को, तो बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे ये वर्ड ऐसे इस्तेमाल करते हैं, बोलते रहते हैं या रिपीट करते रहते हैं। ओके, तो और बच्चों के लिए ये एक तरह का सीखने के लिए भी एक प्रोसेस होता है, सीखने का भी प्रोसेस होता है इकोलेलिया। लेकिन जब ये रोगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब इसके लिए डेफिनेट वर्ड जो आता है वो इकोलेलिया आता है। लेकिन जो बच्चों के लिए आएगा उसके लिए भी ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों में से ये कॉमन सी बात होती है, बच्चों में से ये कॉमन सी बात होती है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था रोगी द्वारा, रोगी का मतलब हो सकता है कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, बच्चे तो जनरली ऐसा करते हैं, कोई भी वर्ड को बोल देते पापा पापा मामा मामा करते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब रोगी कोई पेशेंट होगा या कोई बड़ा व्यक्ति होगा, एडल्ट होगा, वो अगर ऐसा करता तो उसके लिए उसको एक रोगी कहेंगे या पेशेंट कहेंगे, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा क्या? इकोलेलिया। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर, पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर रोगी प्रचलित शब्दों के अक्षरों से मिलाकर नए शब्दों का निर्माण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? मान लो कोई रोगी है, कुछ वर्ड जो प्रचलित है या बार बार बोले जा रहे हैं कहीं पर, और रोगी उन सभी बातों को या उन्हीं शब्दों को या उन्हीं सेंटेंस को या उन्हीं वाक्य को सुनता है, उन्हीं शब्दों को या वाक्यों को सुनता है और उनसे नए वर्ड बना लेता है, या मान लो कि शायरी बना लेता है, ठीक है, या कोई स्टोरी बना लेता है या कोई कहानी बना लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नियोलॉजिज्म कहते हैं। क्या? नियोलॉजिज्म। अब हम आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं, शायद आपने वो मूवी देखी होगी, जैसे कि अजय देवगन की आपने दिलवाले मूवी देखी होगी। कौन सी? दिलवाले। तो जब उसके पास दिलवाले मूवी में जब सीन चल रही थी, जब अजय देवगन पागल हो गया था सपना के कारण, ठीक है, जब दिलवाले में क्या हुआ था, सपना के कारण वो बहुत ज़्यादा पागल सा हो गया था, मैडनेस हो गया था, तो ठीक है, तो वो उसके सामने अगर अजय देवगन के सामने कोई भी वर्ड बोला जाता था तो वो क्या करता था, उसे शायरी बना लेता था। क्या? शेर व शायरी का उसे बड़ा शौक था और वो शायरियाँ बना लेता था, ठीक है, और उन्हीं को सुनाया करता था और इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा कार्य भी करता था वो वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि जब उससे सुनील शेट्टी मिलने आया था तो कुछ लोग वहाँ पर पुलिस के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर वो इसमें शायरी बनाता है, ठीक है, तो वो जब कह रहा था कि हमें तो सारा जहाँ पागल नज़र आता है, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको कुछ तो याददाश्त आपकी लौटी होगी ना। अजय देवगन की तो लौट आई, ठीक है, आपकी अगर भी लौटी तो समझ गया है, अगर मूवी देखी है तो अच्छी बात है। दिलवाले मूवी का नाम है, ठीक है। तो उसमें कोई भी वर्ड बोला जाता था ना अजय देवगन के सामने, तो ठीक है, वो क्या करता था, उन्हीं वर्डों को यूज करके एक नया वर्ड या शायरी बना लेता था, एक सेंटेंस बना लेता था। तो आप उसी के लिए जो वर्ड यूज करेंगे ना, नियोलॉजिज्म वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, नियोलॉजिज्म वर्ड यूज करते हैं। ओके, आप पढ़ लें, यहाँ पर ऑप्शन बी पर मेंशन है।
उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे ये बात दिलवाले मूवी से। अगर आपको शायरी आती हो, मुझे तो अपने न लूटा, ठीक है, गैरों में कहाँ दम था, तो इस शायरी को जरूर मेंशन करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसे मेंशन करें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नए शब्दों को, नियोलॉजिज्म का जो अर्थ होता है नए शब्दों को गढ़ना या नए शब्दों को मढ़ना या नवनिर्मित शब्दों का निर्माण करना, ठीक है। कोई भी छोटा वाक्य हो या कोई भी छोटी बात हो, उसको रफू कर देना, लंबा चौड़ा बताना है या नए शब्दों का निर्माण कर देना, खासकर जब ऐसा कोई पेशेंट करता है, ठीक है, तब उसके लिए नियोलॉजिज्म वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, मेडिकल्स या नर्सिंग में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने लिया है, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, नियोलॉजिज्म होगा। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। किसी बाह्य वस्तु या परिस्थिति का गलत अर्थ लगा लेना क्या कहलाता है? व्हाट इज द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और सिचुएशन? किसी बाह्य वस्तु या परिस्थिति का गलत अर्थ लगा लेना क्या कहलाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप मेंटल हेल्थ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझे फिर आंसर बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या भ्रांति या एल्यूशन कहा जाता है? एल्यूशन का हिंदी में मतलब होता है भ्रम। क्या? भ्रम। भ्रम का मतलब होता है भ्रांति पाल लेना अपने मन में। जैसा कि मान लो आपके घर में, मतलब आप नाइट हो गई है, आप अपने घर में लेटे हुए हैं एक रूम पर, ठीक है, आपको लगता है कि अरे कोई गेट ओपन किया किसी ने और कोई दरवाजे पर है, ठीक है, बशर्ते कि वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हो सकता है बिल्ली हो वहाँ पर, कैट हो या डॉगी हो, ठीक है, तो आपको लगता है अरे कोई चोर आ गया या कोई बदमाश आ गया या कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो आपके मन में एक प्रकार का भ्रम हो जाता है कि अरे कोई तो है। जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो क्या करते हैं, हमेशा शक किया करते हैं कि अरे नहीं कुछ तो होगा, कोई तो है वहाँ पर, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एल्यूशन कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ये बात। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपको लगता होगा नहीं कुछ तो है वहाँ दरवाजे के पीछे या कोई तो है कमरे पर, ठीक है, या किसी बात का ऐसा शक कर लेना या भ्रम पैदा कर लेना, उसी को एल्यूशन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आप पढ़े 5। एक व्यक्ति जिसे भीड़ से बहुत डर लगता है उसे क्या कहते हैं? अ पर्सन हु इज़ वेरी फियर ऑफ द क्राउड। क्या होगा राइट आंसर इसका? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जितने क्वेश्चन लिए ये नर्सिंग में, जितने फोबिया से रिलेटेड वर्ड हैं ये पूछे जा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर रिवीजन कर लें आप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑक्लोफोबिया कहा जाता है। क्या? ऑक्लोफोबिया। एक व्यक्ति जिसे भीड़ से, बहुत देखा होगा कि बहुत सी महिलाएं होती, बहुत से महापुरुष या पुरुष होते हैं, वो कहते हैं कि अरे हमें तो भीड़ में बहुत डर लगता है, हम तो जाते ही नहीं है ना, हम जाती हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग, तो जाती ही नहीं है, कहते हैं हमें तो अच्छा नहीं लगता, हम तो अकेले रहते हैं, हमें वही अच्छा लगता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑक्लोफोबिया इसे कहा जाता है, भीड़ से उन्हें बहुत लगता है डर या बेवजह लगता है डर। ओके, आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 6, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। एक व्यक्ति जिसे कुत्तों से बहुत भय लगता है, बिना वजह बहुत सारे लोग देखे होंगे, अगर कोई भी व्यक्ति किसी गली से जा रहा है, अगर कुत्ता देख लिया कि हाँ मोहल्ले में वो निकला है उनका, ठीक है, तो कुत्तों से बिना वजह डरते हैं, वो क्या करते हैं, कुत्तों से बिना वजह डरते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या? ऑप्शन डी, साइनोफोबिया कहा जाता है। कुत्तों से बिना वजह का डर साइनोफोबिया कहलाता है। कुत्ता चला मोहल्ले में एक बार भौंका, क्या हुआ, मोहल्ले में एक बार भौंका, आप अगर खाना खा रहे हैं तो ना आपको डर लगने लगा, तो इसका मतलब आप साइनोफोबिया से ग्रसित है। बशर्ते ये कुछ होता नहीं है, साइनोफोबिया ये जो फोबिया वर्ड है ये एक कुछ होता नहीं है, किसी प्रकार की कुछ खास बीमारी नहीं होती, बशर्ते ये साइकोटिक होती है, या यूँ कहें कि एक प्रकार का साइको, समझे आप, एक प्रकार का मन में भ्रम पाल लेना या बैठा लेना, ऐसा इसे कहा जाता है साइनोफोबिया, जैसा कि कुत्ते के लिए इस्तेमाल किया गया है। समझे आप लोग? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे देख ले, फियर ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड दी साइनोफोबिया, स्पेलिंग इज द मेंशन हियर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आप पढ़े 7, फिर अपना आंसर बताएं। बच्चों द्वारा हाथ से लिखने की समस्या को क्या कहते हैं? ये जो क्वेश्चन है टेट में पूछा जा चुका है, और जो टीचर्स का एग्जाम्स होता है उसमें ये 2-3 बार क्वेश्चन उठाया जा चुका है। पीसीएस में पूछा जा चुका है, और पीसीएस का जो सीसैट होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी सीजीएल्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नर्सिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए क्वेश्चन 7 और 8 ये लगातार हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखना यहाँ पर, अब इसका आंसर आपको बताना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द हैंड राइटिंग बाई चिल्ड्रेन? जो लिखने में बच्चों को समस्या होती है उसे क्या कहते हैं? जैसा कि ऑप्शन दिया गया है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? डिस्ग्राफिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिस्ग्राफिया।
बच्चों द्वारा हाथ से लिखने की जो समस्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ हैंड राइटिंग, या यहाँ पर कभी कभी डिसेबिलिटी ऑफ द हैंड राइटिंग मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए डिसग्राफिया वर्ड उपयुक्त मतलब उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो डिसग्राफिया एक वर्ड होता है जो इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चे हाथ से लिखने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है या लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। अब यहाँ पर हम सिम्टम्स कुछ बता रहे नहीं, समझे आप, फिर इसके बाद आपको पता चलेगा सिम्टम्स ऑफ दी डिसग्राफिया। स्पेलिंग देख लेना, अगर हिंदी में वर्ड ये कंफर्म ना हो तो स्पेलिंग में जरूर ध्यान रखना, जो भी हिंदी मीडियम से है, ठीक है। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कैसा ये डिसऑर्डर होता है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और हम मेंटल पढ़ रहे हैं, मेंटल में जितनी भी बातें करेंगे तो सारी न्यूरोलॉजिकल होती हैं, मतलब मस्तिष्क ज़्यादा अच्छे से कार्य नहीं करना, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लक्षण होते हैं, ठीक है। ऑफ रिटन एक्सप्रेशन दैट इम्पेयर राइटिंग एबिलिटी आर द फाइन मोटर स्किल। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा या बंदी, मतलब छोटे बच्चों में ऐसा होता है, ठीक है। तो उनमें ये प्रॉब्लम्स होती है, उनको लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि उनको कोई भी वर्ड बताया जाए, तुम कहते हो ये क्या भोपू है क्या, इतनी बार बता दिया अभी इसको याद ही नहीं हुआ था। जैसे कि हमारे चैनल्स पे हो सकता है कुछ हो, लेकिन है नहीं, हमें लगता है, क्योंकि मोस्टली सभी लोग आंसर देते हैं तो हमें लगता है कि सभी विद्वान हैं और विद्वता स्त्रियाँ भी हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं या कुछ लड़के या एडल्ट में भी ऐसा होता है कि उनको अगर कोई भी स्पेलिंग बता दी जाए बार बार भूल जाते हैं, फिर भूल जाएंगे, उन्हें कितनी भी बार बताई जाए फिर भूल जाएंगे। और जो वर्ड लिखते हैं ना, तो कोई वर्ड 1 किलो का लिख देते इतना बड़ा, जैसे कि उनको बताया जाए कि बेटा का बनाओ, का या ए बनाओ, तो ए पता चला कहीं बहुत बड़ा बनाओ, अब कहा जाएगा बी बनाओ तो बी ऐसे करके बना देते बहुत छोटा सा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का पुअर राइटिंग होता है, पुअर स्पेलिंग होता है, ओके। और मिसिंग वर्ड होता है, उनका लेटर्स मिसिंग होता है। जैसे कि उनसे कहा जाए कि बेटा अमन लिखो, क्या अमन लिखो, तो अमन जैसे कि ऐसे लिखा जाता है ना, तो उसको क्या करेंगे, कहो 2-3 बार ऐसे ऐसे करते चले जाए, कहो यहाँ से कहो आ हटा दे, कहो माँ हटा दे, ठीक है, मनन लिख दे, ठीक है। तो ये मिसिंग वर्ड होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। या यूँ कहा जाए जैसे कि एप्पल की स्पेलिंग APPLE होती है, तो ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो वाले क्या करेंगे APLE लिख देंगे एप्पल, तो एक वर्ड जैसे एक पी खत्म हो गया, ठीक है, मार दिया उसने, तो ये पुअर स्पेलिंग कहते हैं, इसी को मिसिंग वर्ड कहा जाता है, ओके। तो ये डिस्ग्राफिया के लक्षण होते हैं बच्चों में। और उनसे उनका जो पेन या पेंसिल पकड़ने का जो ढंग होता है ना, जैसे कि मान लो ये उंगलियां हैं, ठीक है, उनमें जो पेंसिल पकड़ेंगे तो वो कुछ बच्चे होते हैं बहुत टाइट पकड़ते हैं ऐसे करके, तो ये बच्चे के लक्षण ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो बच्चे टाइट पकड़ते हैं उनका माइंड बहुत स्ट्रिक्ट उसको काबू करता है। ये मान लो पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल बन जा अपनी, ये पेंसिल है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये जो ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं, ज़्यादा जो अच्छे से लिखना जानते हैं, वो पेंसिल या पेन को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, और उसको एग्जैक्टली वहाँ पर मेंशन करते हैं जैसे कि ये पेज है। और जो इम्पेयर्ड होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, पेंसिल को ऐसे पकड़ते हैं सीधे, ठीक है। ये उनके लक्षण होते हैं, वो ऐसे पकड़ते हैं पेंसिल। अगर का भी बनेगा तो वो कभी बड़ा बन जाएगा, कभी छोटा बन जाएगा, ठीक है। ये मान लो हमारा हाथ था, ठीक है, हाथ था, इसे हमारी भावनाओं को समझे आप, ये हाथ है, ठीक है, हैंड, तो ये वाला हाथ है, इसके लिए ये पेंसिल जब ऐसे पकड़ेगा तो उसकी राइटिंग भी अच्छी होगी, वो उसे थोड़ा मतलब स्टाइल से लिखना चाहेगा। और कुछ बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं, इसका मतलब वो पेंटिंग जैसा करेंगे क्या देखा होगा, कोई बच्चे होते हैं पेंटिंग जैसा करते रहते हैं, पता चला ए बनाया तो उसी को रंग दिया, रंग दिया, इतना रंगा कि पेज तक खा गए वहाँ से, वो फट के अक्षर क्या होता है, वो लेटर्स क्या होता है, दूसरे पेज में चला जाता है, ठीक है। ये डिस्ग्राफिया के लक्षण होते हैं, ओके। तो और मोस्टली होते हैं, ये बच्चों में होते हैं, ठीक है, मोस्टली ज़्यादा मतलब बच्चों में होते हैं। लेकिन क्या है, धीरे धीरे डांटने से, और एक इसका एंटीडोट भी है। एंटीडोट क्या है, एक हरी छड़ी, ठीक है, हरी छड़ी अगर उन्हें बार बार दिखाते रहोगे या बचपन से उनकी आदत डालते रहोगे, ठीक है, समय समय पे अगर आप उस एंटीवायरस का इस्तेमाल करोगे तो ये बच्चों के लक्षण खत्म हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये इलाज है उसका, ठीक है, बाय द वे मेडिसिन ना दो, लेकिन फिर भी उन्हें पहले प्यार से समझाओ, फिर उनको थोड़ा सा हल्का सा डर पैदा करो, नहीं बेटा ऐसे पढ़ना है, या नहीं पढ़ पाते ऐसे, तो उन्हें किंडरगार्टन एक सिस्टम होता है, ठीक है, उन्हें खेल के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से उन्हें पढ़ाने की कोशिश करो आप, ठीक है, उन्हें धीरे धीरे आ जाएगा। अगर वो बच्चे ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं तो उनके लिए वही जो मैंने बताया एंटीवायरस एक आता है, ग्रीन स्टिक, ठीक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ओके, ज़रूरत के मुताबिक, हमेशा नहीं, ज़्यादा डराना धमकाना नहीं है, ओके। क्वेश्चन फिर यहाँ पर देखिए, ये लिखा है फ्रिक्वेंट रेजिंग। पता चला उनसे बोला गया बेटा ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो, तो ए लिखने के बाद बी सी तक आप पहुँच गए, और बच्चा क्या कर रहा है, ए को बार बार लिख रहा है, फिर मिटा रहा है, फिर लिख रहा है, फिर मिटा देता है, ठीक है। ये फ्रिक्वेंट इरेजिंग कहते हैं इसे। ये भी डिस्ग्राफिया के लक्षण। वर्ड स्पेसिंग, पता चला कि ए यहाँ लिखा तो बी यहाँ लिख दिया, पता चला फिर क्या हुआ, ए फिर लिखा है
मतलब CDEF, फिर हटा दिया यहाँ से F यहाँ पर लिखा के, ठीक है। ये वर्ड स्पेसिंग होता है, साइजिंग में कोई मतलब एक इक्वल साइज नहीं होती। जैसे ए इतना बड़ा बन गया तो सी छोटा सा बना, फिर डी बड़ा बन गया तो फिर ए जो एफ बनता है वो पता चला पेज के ऊपर बन गया, ठीक है। तो ये डिस्ग्राफिया के लक्षण होते हैं, बताने के बाद भी बार बार उनको ना आना, ठीक है। ये डिस्ग्राफिया के लक्षण होते हैं। और बहुत से बच्चे और कुछ महिलाएं या कुछ गर्ल्स में भी ये समस्याएं होती हैं, ठीक है। आप अपने लोगों को अपने को ना समझे, क्योंकि हमने देखा है सभी लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। आप लोगों के सभी के लक्षण बहुत अच्छे हैं और सभी लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं उनके लिए मैंने बताया ये, ठीक है। मोस्टली ये कारण जो भी सिम्टम्स बताए हमने, ये सारे बच्चों में ऐसे पाए जाते हैं। और इनके लिए जो मैंने दवा बताई वही क्या होती है, ग्रेन स्टिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप समय समय से उन्हें चार्ज करते रहेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक वो चलेंगे, ओके। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप। ज़्यादा बच्चों को कभी डराया धमकाना नहीं है, ठीक है। हमेशा पहले प्यार से, नहीं समझे फिर इमेज के माध्यम से समझाएं उन्हें, उनको खेल या कोई प्लेइंग कार्ड दें, उसके माध्यम से आप उन्हें पढ़ाएं, ओके। यही पढ़ाने की कला होती है। क्वेश्चन नंबर आप 8 पढ़ें। ये लिखा है डिसलेक्सिया निम्न में से क्या है, जैसा कि ऑप्शन दिया गया है, डिसलेक्सिया इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये प्राइमरी जो टीचर्स का एग्जाम्स होता है कई बार पूछे जा चुके एग्जाम्स में क्वेश्चन है, और भी कई एग्जाम्स में पूछे गए, जैसे SSC में, PCS में भी कई बार उठाए गए एग्जाम्स हैं, नर्सिंग में भी उठाए गए क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नर्सिंग के लिए, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ से क्वेश्चन है और ये पूछे गए क्वेश्चन है एम्स नर्सिंग में, और भी अदर एग्जाम्स के जो स्टाफ नर्स होते हैं उसमें भी पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना आप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या, रीडिंग प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। एक बात और समझे यहाँ पर, जैसा कि मान लो डिक्लेक्सिया यहाँ पर वर्ड जैसे कि मेंशन है, तो ये बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि यहाँ पर कल्लू घर जाता है, ठीक है, ऐसा वर्ड है, ठीक है। क्या है, कल्लू कानपुर जाता है या कल्लू घर जाता है, तो वो क्या करते हैं, तो कल्लू को कल्लू ना पढ़ के तो कलुआ पढ़ते हैं, या मान लो कि और कुछ पढ़ देते हैं उसे कि कलुआ, मतलब कुछ भी पढ़ देते हैं कि मान लो तुम कानपुर बोल रहे हो तो वो दिल्ली बोलेंगे या नागपुर बोलेंगे, या मतलब उनको पढ़ने में समझ में नहीं आता। और कानपुर यहाँ लिखा है, ठीक है, कानपुर यहाँ पर लिखा है और वो उंगली कहाँ पर रखे हैं, कल्लू पर उंगली रखे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है, रीडिंग प्रॉब्लम्स इसे कहते हैं, ठीक है। ये डिस्लेक्सिया के लक्षण होते हैं। आपको ज़्यादा कल्लू कलुआ पे ध्यान नहीं देना, कानपुर पे, ठीक है। आपको ये बात समझनी, जैसे डिस्लेक्सिया वर्ड लिखा है तो ये किसके लिए आता है, रीडिंग प्रॉब्लम्स होती है। क्या, रीडिंग प्रॉब्लम्स, तो आप ऐसे समझ जाएंगे ना, रीडिंग प्रॉब्लम्स। बाय द वे रीडिंग प्रॉब्लम्स ना लिखा हो तो आप समझेंगे, यहाँ पर एक वर्ड और आप लिख लें, अगर कॉपी पेन लेके बैठो तो लर्निंग प्रॉब्लम, क्या, लर्निंग प्रॉब्लम लिखेंगे आप, ओके। लेकिन जो इसके लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है रीडिंग प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, ऐसा। लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा तो आप लर्निंग प्रॉब्लम इसे आंसर मार्क करेंगे एग्जाम्स में, लर्निंग प्रॉब्लम, ओके। क्योंकि एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत रीडिंग प्रॉब्लम्स आती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा इस प्रकार, ओके। अब यहाँ पर समझ लें, थोड़ा डिटेल से दी गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। रीडिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखा, पढ़ने की समस्या, इट इज़ अ लर्निंग डिसऑर्डर, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, एक प्रकार का क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर है। अगर ऑप्शन में रीडिंग प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि रीडिंग प्रॉब्लम्स के अंतर्गत लर्निंग प्रॉब्लम्स के अंतर्गत रीडिंग प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पर जैसा कि मेंशन किया गया, इट इज़ अ लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफिकल्टी रीडिंग, उन्हें पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। जैसा कि मैं कभी कभी एक मान लो कि एक सेंटेंस ये लिखा है, ठीक है, जैसे कि इट इज़ लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफिकल्टी रीडिंग, तो मैं इसे, ये डिस्लेक्सिया के लक्षण नहीं होंगे, क्योंकि वर्ड जब बड़ा होता है ना तो उसे जब खींच के पढ़ा जाता है या थोड़ा स्पीड में पढ़ा जाता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, तो ये लक्षण नहीं होते। लक्षण ऐसे कहेंगे, इट इज यहाँ पर लिखा है, फिर लर्निंग लिखा है और डिसऑर्डर, तो आप यहाँ हमें मान लो कि आप पढ़ा रहे तो आप डिसऑर्डर तक पहुँच गए, हम अभी ईजी में पढ़े हैं, ठीक है। ये लक्षण होते हैं, ठीक है, ये डिस्लेक्सिया के लक्षण होंगे। तो इट इज लर्निंग के पास से लर्निंग ना पढ़ के हम इसे और कुछ पढ़ रहे हैं कि, ठीक है, लाइनिंग पढ़ रहे हैं, या डिसऑर्डर लिखा है तो ऑर्डर केवल पढ़ रहे हैं, ये समस्या होती है। इसी समस्या को डिस्लेक्सिया कहा जाता है, प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द रीडिंग। ये प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से रीडिंग को अफेक्ट करता है, किसे, रीडिंग को। रीडिंग प्रॉब्लम्स होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर जो मेंशन है हमने ब्रैकेट में लिखे हैं, इन्हें आप लिख लेना, डिस्लेक्सिया इक्वल टू, जब भी कोई टफ वर्ड होगा इसे डिस्लेक्सिया नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सभी को जनरली प्रॉब्लम्स होती है। कितना भी बड़ा कोई स्पीचर हो या डिक्टेटर्स हो, उसको सबको प्रॉब्लम्स होती है, कोई डिफिकल्ट वर्ड या ऐसा वर्ड जो यूज में ना हो, ठीक है। और डिस्लेक्सिया उनके लिए वर्ड होता है जो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं पढ़ने में। आप कोई सिंपल सी भी बात पढ़ा रहे हैं, कोई सिंपल सा सेंटेंस बता रहे हैं, तभी उनको प्रॉब्लम्स हो, ओके। तो आप डिस्लेक्सिया इक्वल टू लिखेंगे रीडिंग एंड
लर्निंग डिसेबिलिटी, दोनों में से या लगा के लिखना और ओ आर, ओके, क्योंकि दोनों में से कोई एग्जाम से मिल सकता है। ज़्यादातर रीडिंग मिलेगा, नहीं मिलेगा तो लर्निंग डिसेबिलिटी आप आंसर मार्क करना चाहिए, ओके। आपको यहाँ पर आप ये लिखा है यहाँ पर डिसग्राफिया, देखो ऊपर डिसलेक्सिया बताया था, ये राइटिंग प्रॉब्लम है, ऊपर वाली रीडिंग प्रॉब्लम्स है। देख लिया यहाँ पर, ये डिक्लेसिया में रीडिंग प्रॉब्लम्स या लर्निंग डिसेबिलिटी, और ये जो डिसग्राफिया लिखा है इसमें राइटिंग बताया ना, बच्चों को कैसा लिखने में बड़ी समस्या पड़ती है, उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 9 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। एक व्यक्ति जिसे अंधेरे में बहुत डर लगता है, भय लगता है, अ पर्सन हु इज़ फियर या अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस। अफ्रेड फियर का मतलब एक ही होता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जो अंधेरे से बहुत डरता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या? निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया कहा जाता है, जो अंधेरे से बहुत डरते हैं ना, उसे निक्टोफोबिया कहा जाता है। पता चला कि वो किसी लड़की को या लड़के को या किसी बॉयज़ को या बच्चे को, किसी को भी खड़ा कर दिया जाए। मोस्टली बच्चों में तो ऐसा होता है, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति या पुरुष या महिलाएं ऐसा करती हैं तो ठीक है, उसे निक्टोफोबिया कहा जाएगा, ओके। उनको अगर बिल्ली भी कोई होगी ना, या कुछ भी वहाँ पर एक कंकड़ भी मार दिया जाए तो उन्हें लगे अरे कोई बहुत बड़ी बात हो गई या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, से निक्टोफोबिया कहेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। बहुत से कुछ लोग होंगे जो हमारे चैनल्स में हैं, उनको बहुत डर लगता होगा, बिना वजह का डर होता है इसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप 10 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये लिखा है सिजोफ्रेनिया के उपचार के लिए किस समूह की दवाओं का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है? विच ग्रुप ऑफ द मेडिसिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सिजोफ्रेनिया? क्या है इसका राइट आंसर? कई बार बताया भी है, पिछले वीडियो जब हमने बनाए थे, जब भी लेक्चर्स बनाए थे पिछले, उसमें बताया भी था आपको। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है सिजोफ्रेनिया, वहाँ पर काफ़ी डिटेल्स में बताया था। इसे नेक्स्ट वीडियो में भी, अभी इसका एक पार्ट और आएगा, नेक्स्ट वीडियो में से अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर आप समझे केवल ऑप्शन सी एंटीसाइकोटिक दवाओं का या मेडिसिन का यूज किया जाता है, ओके, सिजोफ्रेनिया के उपचार में। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे कि पॉइंट मेंशन है कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो होती हैं, इन्हें न्यूरोलेप्टिक मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, या न्यूरोलेप्टिक्स, जैसे एंटीसाइकोटिक लिखा है, इसको न्यूरोलेप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप एंटीसाइकोटिक इजिकल टू लिख लेना न्यूरोलेप्टिक्स, ओके। और जो इन दवाओं के एग्जाम्पल हैं जो ज़्यादा प्रचलित हैं, ये लिखा है ओलेंजापाइन, जिसे जाइप्रेक्सा के नाम से जाना जाता है, और ये लिखा है क्यूटेपाइन, जिसे सेरोकेल नाम के जाना जाता है, ठीक है। ये मार्केट नेम है और इन्हें दोनों लिख लेना, ये मेडिसिन है। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है, बारी बारी से समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 11 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये लिखा है अगोराफोबिया निम्न में से एक भय है, अपने हिसाब से पढ़ लेना, आपसे जो भी पढ़ना चाहें। एगोराफोबिया इज वन ऑफ द फॉलोइंग फियर्स, किस चीज़ का भय है? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओपन प्लेसेस से या ओपन स्पेस से उन्हें डर लगता है। एगोराफोबिया इसके लिए मेंशन किया जाता है खुले स्थानों से डर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देख लें जो वर्ड मेंशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ ओपन प्लेस इज एंजाइटी डिसऑर्डर डेट ऑफन डेवलप्स आफ्टर वन आर दी मोर पैनिक अटैक्स। जैसे कि मान लो कहीं पर, ये मान लो एक शहर है, एक सिटी है, ठीक है, यहाँ पर कोई बम धमाका हो गया, कोई भी बम धमाका हो गया, या कोई भी ऐसा कोई पक्षी या जानवर्स, कोई भी ऐसा पक्षी या जानवर्स वहाँ पर अटैक कर देता है, और ये घर या जो भी झोपड़ी है या मकान है ये ओपन है, ठीक है, इसमें जो भी महिला पुरुष या बच्चे रहते हैं उन्हें डर लगता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है एगोराफोबिया, ओके। मतलब एक बार आक्रमण कोई कर चुका हो या एक से अधिक बार आक्रमण हो चुका हो और उन्हें डर लगे, उसी भय, उनका भय बना रहे, मतलब आक्रमण हो या ना हो दोबारा, लेकिन फिर भी भय बना रहे कि ऐसा हो सकता है, मेरी झोपड़ी या मेरे मकान पे ऐसा अटैक हो सकता है, किसी जानवर के माध्यम से या किसी टेररिस्ट के माध्यम से या किसी के भय माध्यम से उन्हें डर लगता हो कि एक व्यक्ति एक बार आक्रमण कर चुका है, एक बार हमें मार चुका है तो दोबारा भी मारेगा, तो ठीक है, इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, इसको कहते हैं एगोराफोबिया। इसी का मतलब होता है ओपन प्लेसेज या ओपन स्पेस से डर लगना। तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप ये वर्ड। अब क्वेश्चन नंबर है 12 आपकी स्क्रीन पर, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, मोस्टली सभी पुरुषों और महिलाओं ने इसका आंसर सही दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जन्म के समय एक शिशु की लंबाई लगभग कितनी होती है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ एन इन्फेंट एट बर्थ? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 45 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 to 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ये इन्फेंट की बर्थ के समय लंबाई होती है लगभग में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इंचेज में बात करेंगे तो आप 18 से 20 इंचेज के आसपास आंसर मार्क करेंगे। क्या? 18 से 20 इंच,
इंच में भी आप लिख लेना इसे, ठीक है, इग्नोर ना करें। आप ऐसा लिखें 18 से 20 इंच। 18 को जब आप इंच में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 45.5 के आसपास होगा। 45 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगाना 45.7। और 20 को अब जब कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 50 के आसपास पहुँच जाएगा, 51 के आसपास, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इंच में लिया उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन में दिया गया 45 से 50 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2-3 बार CHO में एग्जाम्स में और नर्सिंग एग्जाम्स में और कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। और आप ऐसा कभी ना समझें कि ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है तो हमारे में ना ही है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन को याद कर लें अच्छे से। ये देख लें यहाँ पर जो बात मेंशन है पॉइंट, ये 18 से 20 इंच मेंशन है। ये एवरेज फुल टर्म बेबी होता है। एवरेज फुल टर्म बेबी का मतलब समझते हो? जब वो डिलीवर्ड होता है कब, 40 वीक पर, तब उसकी ये होती है हाइट लगभग एवरेज में, इसीलिए लिया जाता है। ओके, 18 से 20 इंच के आसपास और सेंटीमीटर में 45 से 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर। ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर है 13, ऊंचाइयों का भय या डर को क्या माना जाता है? व्हाट इज द कंसीडर फियर ऑफ द हाइट? जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर सेलेक्ट करना। और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है इन एग्जाम्स में भी, SSC CGLs में तो ये 2-3 बार रिपीट किया गया है। इंग्लिश में भी आ चुका है। ये इंग्लिश में क्या होते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, अगर आपने सुना होगा तो, ठीक है। बशर्ते आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने काम से काम रखो, उसी में ज़्यादा आनंद है, ठीक है। ऊंचाइयों का भय या डर को क्या माना जाता है? जैसा ऑप्शन दिए गए हैं आपको इस हिसाब से बता देना है आंसर क्या है, और आपको अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको याद कर लेना, ठीक है। पूछा जाने का ये वर्ड कई बार पूछा जा चुका है इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, SSC स्टेनो में 10+2 में, और SSC CGLs टियर 1 टियर 2 में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, इतने लोग आते तो लेकिन कई लोग क्या करता है, लाइक नहीं करता, ठीक है। तो लाइक कर दिया करें, इससे मोटिवेट मिलता है। बहरहाल कोई इससे फ़ायदा नहीं होता, वो आपकी मर्जी है, फिर भी लाइक कर दिया करें, ओके, जिससे कि हमें लगे कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आता है। वरना क्या करेंगे, हम इससे बहुत ही भद्दे और गंदे वीडियो बनाएंगे, ओके। बहरहाल ऐसा नहीं करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।